आपके लिए हिंदी का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं, बिल्कुल हिंदी का वायरल पेपर। आप कोड देख सकते हो 801 DG। और जी हाँ दोस्तों, इसी वीडियो में ये जो पेपर है ना, ये पूरा पेपर देख लो, इसका पूरा सॉल्यूशन आज की इसी वीडियो में होने वाला है। पूरा सॉल्व आपको करवाऊंगा। और अगर आप यहाँ पेपर देखकर चले जाते हो तो बोर्ड परीक्षा में पूरा सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आएगा और उसको अच्छे से आप करके चले आओगे। आपका टाइम मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। आपका 22 तारीख को हिंदी का पेपर देखो, समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक जो है 70 नंबर का। ठीक, ये सब चीजें आप पढ़ लेना। यहां से हम शुरू करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों से हम स्टार्ट करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न कितने नंबर के आएंगे? 20 नंबर के। पहले बहुविकल्पी बताऊंगा, उसके बाद जो गद्यांश पद्यांश है वो भी इसी वीडियो में मैं हल कराऊंगा। उसके बाद आपका निबंध भी इसी वीडियो में हल होगा, जीवन परिचय भी हल होगा, संस्कृत के गद्य खंड पद्य खंड सब कुछ इसी वीडियो में हल करवाने वाला हूं। बिल्कुल भी दिक्कत मत लो, सब कुछ इसी वीडियो में होगा। वीडियो को बस आप लोग को क्या करना है, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना है। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता है। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, ये वाला हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको मैं पूरा सॉल्व करवाते चल रहा हूं। देखो, इसके बाद जो क्वेश्चन है, सेवा सदन के लेखक है। सेवा सदन के लेखक कौन है? तो सेवा सदन के लेखक है प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? जयशंकर प्रसाद का नाटक इनमें से देखो, ध्रुव सौमनी भी है, चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त भी है, लेकिन यह जो है लहरों के राजहंस यह नहीं है। फिर आते हैं अर्धनारीश्वर के लेखक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखो, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु और अज्ञे। आप बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? अर्धनारीश्वर के लेखक है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन होंगे? तो अर्धनारीश्वर के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, ये वाला हो गया। फिर है पांचवा, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक है। अपनी खबर जो आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर हरिवंश राय बच्चन, या फिर श्याम सुंदर दास। अपनी खबर जो आत्मकथा है, इसको आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? इसको मैं आपके लिए चलो होमवर्क दे देता हूं, आप बताना। एक आध दो क्वेश्चन मैं ऐसे दे दूंगा आपको होमवर्क में, ताकि आप भी तो यार कुछ बताओ ना। अब देखो आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के कवि है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के कवि हैं? तो वो हैं शुक्ल युग के कवि। किस युग के हैं? शुक्ल युग के कवि हैं। फिर आते हैं हम अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पर। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ललित ललाम रचना है। ललित ललाम किसकी रचना है? ललित ललाम किसकी रचना है? मतिराम की, या फिर पद्माकर की, या फिर देव की, या फिर भूषण की। तो ललित ललाम रचना है मतिराम ललित ललाम, ये हो गए इनकी रचना। अब आते हैं 8वें नंबर पर। देखो जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इतने ही तैयार करना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं करना है। पूरा जाओगे पेपर में छाप कर चले आओगे, इतना ध्यान रखना। इसके बाहर आपको कुछ भी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा में नहीं तैयार करना है, ना ही मैं कोई क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि हाँ इसको तैयार कर लो। देखो अब हमारा एक गबन रचना है। गबन किसकी रचना है? तो गबन है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। फिर आते हम यहाँ पे अपना 9वां नंबर क्वेश्चन है उपन्यास, जो कि है भूले बिसरे चित्र के लेखक है। भूले बिसरे चित्र जो उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हमें बताना है कि आखिर इसके लेखक कौन है। तो उपन्यास जो है भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक जल्दी से आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखो, उपन्यास भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा भगवती चरण वर्मा, तीसरा है यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद है नरेंद्र शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा होगा। फिर है 10वां नंबर, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना। दीप शिखा है महादेवी वर्मा की। फिर है करुड़ रस का स्थायी भाव। देखो करुड़ रस का अस्थायी भाव क्या होगा? 11 नंबर है क्वेश्चन, करुड़ रस का अस्थायी भाव क्या होगा? करुड़ रस का स्थायी भाव होगा शोक। ठीक, और अगर यहीं पर आ जाता हास्य रस, तो देखो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता? हास्य। इन दोनों का जान लो, ये दोनों है 100%, इनमें से एक न एक पूछा ही जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा, करुड़ रस का स्थायी भाव शोक होगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। और देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? चरण कमल बंदौ हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, या फिर यमक अलंकार। तो 12वें नंबर का हो जाएगा ये सी वाला, ये होगा रूपक अलंकार। फिर आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। यह सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है,
इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? देखो यह किस छंद का है, इसमें क्या किया गया है, जाहिर सी बात है एक परिभाषा दे दिया है। अब कह रहे यही परिभाषा बताओ यह किस छंद का लक्षण है। यह रोला है, दोहा है, सोरठा है, बरवा है, तो यह होगा रोला। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? पर्या होगा या फिर वरण, परि, प्रिय? तो बताओ पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? पर्यावरण। बहुत सारे लोग ये पर्या लगा देंगे लेकिन यह गलत है, इसमें परि होगा। कैसे होगा यह मैं आपको बताता हूं। देखो यह होगा परि धन आवरण, इसका संधि विच्छेद होता है परिधन आवरण, तो ये हो जाएगा परि वाला, यह बिल्कुल सही होगा। फिर आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन जो कि है सभी लोग ने वह सुंदर दृश्य देखा। सभी लोग ने वह सुंदर दृश्य देखा, इसमें वाक्य में भेद कीजिए। इसमें वाक्य में भेद करना है, तो बताओ ये क्या होगा? यह होगा सरल वाक्य। ठीक, यह एक एकदम सिंपल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर जो क्वेश्चन है, सुख दुख में समास है। सुख दुख में कौन सा समास होगा? द्विग समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, कर्मधारय होगा, फिर द्वंद्व होगा। सुख दुख, सुख दुख का अगर हम संधि विच्छेद कहेंगे तो यह होगा सुख और दुख। अगर जिसमें और आ रहा है इसमें द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन अच्छे से आप तैयार कर लेना। अब इसके बाद आपको मैं बताऊंगा गद्यांश भी, वो भी पूरा हल के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखा दूंगा कि हाँ ऐसा गद्यांश ये नहीं, पूरा हल के साथ आपको मैं बताऊंगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा ये 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं? देखो अनल ये है अग्नि का पर्यायवाची है, पावक भी है, ज्वाला भी है, लेकिन यह जो अनिल है यह अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। फिर आते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, यह बालक बहुत मेधावी है। यह बालक बहुत मेधावी है, यह क्या होगा? सर्वनाम विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, जातिवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण, तो यह होगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण यह वाला हो जाएगा। फिर है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? मधु शब्द में पंचमी विभक्ति एवं एक वचन का रूप है। अब देखो ये हो गया, और 20 नंबर इसको मैं नहीं बताऊंगा। आप कहोगे क्यों नहीं? क्योंकि देखो ये क्या है, आपको पूरा अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। इसका शब्द रूप, धातु रूप ये तैयार करना पड़ेगा। 2 नंबर में नहीं बता रहा हूँ, इसको आप तैयार कर सकते हो। मैं अब डायरेक्ट शुरू करता हूँ खंड बा से। देखो यहाँ से, और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पूरा वीडियो अच्छे से देखना। और जितने भी गद्यांश पद्यांश सॉल्व करवा रहा हूँ, सिर्फ इतने जितने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल पे स्कूल चैनल पर जितने वीडियोस आ रहे, सिर्फ इतने ही चले गए पढ़कर। तो आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चाहे किसी चैनल से हो चाहे जो भी हो, कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपने सिर्फ इतना तैयार कर लिया तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं खंड बा पे। खंड बा पे आते हैं। खंड बा देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो इसमें से कह रहा है कि यह जो गद्यांश दिया गया है इसमें से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला देखो गद्यांश है मित्रता। पहले मित्रता आ गया तो हम जान गए मित्रता पाठ का है, जिसमें आप देख सकते हैं मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या फिर एक ही रुचि के हों, और इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्घृत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा अच्छाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, परंतु उन दोनों की मित्रता खूब निभी। देखो ये चीजें हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि आ वाला है प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर है राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है या बताना है। अगर ये वाला नहीं तो देखो अथवा में है, 2 आएगा अथवा में। जैसे ये जो है 6 नंबर का टोटल आएगा, 2 नंबर क्या है क्वेश्चन, 2 नंबर के या 2 नंबर क्या।
अब इसी के बाद अथवा करके आएगा, जो कि है भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी हड़बड़ा कर कह उठे कि यह देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों की समूह है, तो इससे आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। अब देखो इसमें क्या है, 3 क्वेश्चन है। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ अथवा पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो चलो हम पहला वाला इसका हल करते हैं। ये क्या कहा है, संदर्भ लिखने का 21 नंबर। तो इसका उत्तर ऐसे लिखोगे, आप डालना संदर्भ डालने के बाद ऐसे लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उद्गृत है। इतना लिखना है संदर्भ। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पूछा गया है क्या है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसमें से एक ही करना था, तो हम यही अथवा वाला कर ले रहे हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो देखो रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे करोगे, लिख देना यहाँ पर रेखांकित अंशों की व्याख्या। इतना लिखने के बाद एक ऐसे लाइन खींच देना। फिर यहाँ से लिखना कि लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देशों के वासी अथवा ऐसे व्यक्ति, देखो क्या है कि भारत भूमि में बहुत सारी विभिन्नता है, चाहे जाति संप्रदाय को लेकर अलग अलग चीज़ों में विभिन्नता बहुत सारी है, ठीक। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर जो दूसरे देश के लोग हैं, या फिर दूसरे देश के जो वासी हैं और ऐसे व्यक्ति जो कि यहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं और घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि भारत तो एक ऐसा देश है, भारत तो एक देश है जो देश है ही नहीं, मतलब ये कहते हैं कि भारत तो एक देश नहीं है बल्कि यह अनेक देशों का समूह है। अब अनेक देशों का समूह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत सारे अलग अलग लोग दिखते हैं। कभी देखोगे एकदम आप यहाँ से क्या है, आपने ये भी सुना होगा ना यहाँ की, जैसे आप थोड़ी 100 किलोमीटर जाओगे आपको पूरा एकदम नक्शा ही चेंज मिलेगा, वहाँ की पूरी बोली चेंज मिलेगी, पानी चेंज मिलेगा वहाँ का। अगर आगे वहीं पे अगर आप 500 किलोमीटर जाएगा पूरा आपको कल्चर ही चेंज मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है। अब देखो क्या है उसके बाद, यहाँ के निवासी एक भी किसी जात के नहीं अपितु भिन्न भिन्न जात के, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे सिर्फ एक ही जात के लोग हो तो एक ही जात के, नहीं। जैसे यहाँ पर अगर हिंदू हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, मतलब सभी धर्म के लोग हैं, सभी धर्म की समानता है। फिर उसके बाद है दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे इस देश को ऊपर ही ऊपर अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं, इस प्रकार की गहराई से नहीं उतरते। निश्चित ही ऐसे लोगों को विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी। तो ये वाला हो गया, रेखांकित अंशों की व्याख्या भी हमने कर दी। अब इसके बाद क्या कहा गया है, इसके बाद है कि प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, तो इसको भी हम हल में देख लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। तो देखो सवाल, प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक भारत भूमि की विविधता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप में वर्णन करता है और इससे लेखक की अपने देश और अपने संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना झलकती है। देखो ये जो लेखक मतलब कौन है यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद। तो इससे राजेंद्र प्रसाद की क्या है, देश और उनकी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना झलकती है कि उनको अपने देश को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो ये हो गया। अब देखो हमारा आता है ये 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें से पद्य है, जैसे पहला पद्य है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन रंग। अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा है लोचन का पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब देखो ये भी आता है 6 नंबर का, 2 2 2 ऐसे करके आता है। अब इसी चाहे आप अथवा में कर दो, ये अथवा में करोगे तो ये वाला आ जाएगा, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, ये है, इसका कर सकते। चलो हम ऊपर वाला ही करते हैं, ऊपर वाला करेंगे तो आप यहाँ पर हम देख लेते हैं पूरा उत्तर। संदर्भ पहले लिखेंगे, संदर्भ कैसे लिखोगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग
कविता शीर्षक से अवतरित है। या फिर लिख सकते हो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में या फिर पद्यखंड में संकलित धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है। और फिर उसके बाद लिख दो इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, इतना लिख देना। फिर आते हैं हम सेकंड व्याख्या की ओर। देखो व्याख्या कैसे करनी है, व्याख्या थोड़ा सा आप देख लो। इसमें क्या था, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, ठीक ये है ना, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो इसका जो हो जाएगा व्याख्या वो होगा कि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। हर्षित मतलब प्रसन्न हो गए, ठीक है, प्रसन्न हो गए। आशय यह है कि श्री राम के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए। मतलब इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो सीता और सीता जी का जब स्वयंवर हो रहा था, तो जब राम जी वहां पे गए थे तो उनको देखते ही, यहाँ पे देखो, जब श्री राम जी के मंच पर चढ़ते ही जो सभी सज्जन पुरुष थे वह क्या हो गए, अत्यधिक प्रसन्न हो गए। बस इतना ही चीजें जानो, इतना ही चीजें इसमें है। उसके बाद है तीसरा इसी के क्वेश्चन के लोचन का पर्यायवाची शब्द लिखिए। लोचन का पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो लोचन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आंख और चक्षु, आंख होगा और चक्षु होगा, इसमें से चाहे जो आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर अब लोचन का क्यों पूछा, क्योंकि इसमें देखो बीच में पद्यांश में दिया गया है ये लोचन भृंग, इसलिए पूछा। लोचन का पर्यायवाची शब्द लोचन से मिलता जुलता शब्द, तो क्या हो गया आंख। लोचन को क्या बोलते हैं, आंख बोलते हैं। फिर बढ़ते हैं हम आगे, देखो आगे लिखते हैं, यहाँ पे ये आता है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो अब आप देखो यहाँ पर संस्कृत गद्यांश दिए गए हैं, इसमें से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना है। पहला जो संस्कृत गद्यांश है यह है एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाम केंद्र स्थलम अस्ति इत एव संस्कृत वांग्य संस्कृत से आलोका सर्वत्र प्रसिद्धम। मुगल युवराजा दाराशिकोह अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषा कारिता। ठीक ये है, ये आता है 5 नंबर के लिए, 2 नंबर संदर्भ का, 3 नंबर अनुवाद का। अब इसी का करके आता है अथवा, वह नहीं आता तो आप ये वाला कर दो। चलो हम इसको भी पूरा सॉल्व करके आपको बताते हैं, पूरा इसका भी सॉल्व आपको दिखाते हैं। ठीक, तो चलो हम देखते हैं इसका ही पूरा सॉल्व। आप वीडियो पर बने रहना और सभी को बता दे रहा हूँ, वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, टारगेट है आप लोग 1000 लाइक यार पहुँचाओ, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, ये तो आपको भी पता होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से करना। और एक चीज़, पूरे पेपर के 7 सेट हैं और 7 सेट मैं पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ। ये कहाँ पर मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिलेगा, जाओ जल्दी से प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख लो। प्लेलिस्ट में जाओगे, जितनी वीडियोस की लिंक है सभी देख डालो, और उतना ही पढ़ने के बाद आपके 90% आ जाएंगे। चलो ये वाला हम देखते हैं, इसका हल देखते हैं। ठीक, तो इसका हल देखते हैं। 23 नंबर, ये इसका पहले संदर्भ ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से उद्धृत है। किस पाठ से लिया गया है, वाराणसी पाठ से लिया गया है। अब देखो इसके बाद क्या है, हिंदी में इसका अनुवाद करना है। हिंदी में अनुवाद करना है तो देखो ऐसे है, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाम केंद्र स्थलम अस्ति। तो ऐसे लिखो, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है और यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। ठीक है, और मुगल युवराज, जो मुगल के युवराज हैं द्वारा सिकोह के, मुगल युवराज जो दाराशिकोह हैं ने यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। जो मुगल के युवराज दाराशिकोह, वो यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन का अध्ययन किए, उसकी पढ़ाई किए, और वो यहाँ के ज्ञान से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए। तो देखो यहाँ पर लिखा है, वह उनके ज्ञान से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। क्योंकि देखो वो फारसी भाषा का था, तो वो क्या किया, यहाँ पर आया, इसके बारे में पढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, इसी के अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। मतलब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल था।
ये संस्कृत के जो उपनिषद है ये पावरफुल, ये नहीं। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन पर। जितने क्वेश्चन बता रहे हो एकदम अच्छे से आपको तैयार रहने चाहिए सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर देना। वीडियो को लाइक कर देना, आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, काफ़ी घंटे लग जाते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। और पूरे कंटेंट एकदम फ्री में ही देता हूँ आपको। 24 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो इसमें कह रहा है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का इसमें क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमोदस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतिता। उसके बाद अथवा करके है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये है, दो है इसमें। अब दो पद्यांशों में से जो भी आपको थोड़ा बहुत आ रहा उसको करना है। तो चलो हम इसमें सॉल्व कराते हैं आपका। इसमें सॉल्व कराएंगे, देखो क्या है, ये वाला जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, इसको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। इसको सॉल्व कराएंगे तो ऐसे, संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक के माध्यम से कवि ने संसार के कल्याण की कामना की है। ठीक, इतना लिखना है। क्या लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कहाँ से संकलित है, हिंदी के संस्कृत खंड से के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है, मतलब इससे लिया गया है। और इस श्लोक के माध्यम से कवि ने संसार के कल्याण की कामना की है। इस श्लोक के माध्यम से कवि ने क्या की है, संसार के कल्याण की कामना की है। और देखो इसका हिंदी अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, मतलब संसार में सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, कोई दुख का भागी ना बने, कोई भी क्या हो, दुख का भागी ना बने, ये कहा गया है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद आता है हमारा ये वाला क्वेश्चन आता है। इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये 25 नंबर। अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको आप समझ लो। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। कुल मिलाकर ये है खंडकाव्य, आपसे कह रहा है करने के लिए। खंडकाव्य कैसे करोगे आपको ही पता होगा, मैं वीडियो अलग से बनाया हूँ खंडकाव्य के लिए, उस वीडियो को देखना। क्योंकि यहाँ पर देखो यार, कम से कम कितने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल खंडकाव्य हैं। सब स्कूल में अलग अलग आते हैं, तो इसको आप अपने जिले के हिसाब से देख सकते हो कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य पूछा गया है। ठीक है, आपके जिले में जो खंडकाव्य पूछा गया आप उस खंडकाव्य को कर सकते हो, इतना आप ध्यान रखना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस खंडकाव्य को आप अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कौन सा था, इसको कर रहे थे। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो 26 नंबर क्वेश्चन ऐसा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, इसमें से क्या करना है, आपको जीवन परिचय लिखना है, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए हम लिखते हैं। ये आ गया, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हम यहाँ पर जीवन परिचय लिखते हैं। तो 26वें का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो देखो यहाँ पर लिखा जीवन परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, तो देखो यहाँ पर यही बताया गया है, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो कि मिर्जापुर में कानूनगो थे। और इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। इन्होंने क्या किया था, 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से पास की थी। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे पढ़ नहीं सके, गणित में बहुत ज़्यादा कमजोर थे। और अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानियाँ, कविताएं, निबंध व नाटक आदि की रचनाएं की। और क्या हुआ, इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक, जीवन से अध्यापक थे। साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान था। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य काल को शुक्ल युग कहा जाता है। अब देखो शुक्ल युग के लेखक भी काफी बार पूछा जाता है,
तो शुक्ल युग के लेखक आप क्या कह सकते हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया। कब हो गया इनका स्वर्गवास दोस्तों, 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा निबंध, इन्होंने निबंध कौन कौन से, मतलब इनकी टोटल रचनाएं, चिंतामणि, विचार भी थी, काशी नागरी प्रचारणी, हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर आता है पेपर में आपसे पूछेगा कि कवियों का जीवन परिचय, इन तीन में से तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, फिर बिहारी लाल का, जो कि यह भी आएगा 5 नंबर के लिए, और ये वाला भी था 5 नंबर के लिए। तो हम इसमें से करेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो चलो तुलसीदास का जीवन परिचय हम करते हैं। ये देखो तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म स्थान विवादित है। कुछ लोग इनके जन्म को सोरो जिला एटा मानते हैं, तो कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश जिला बांदा राजापुर को मानते हैं। और तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था, हुलसी था। और तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और देखो, अच्छा अब इसके बाद क्या है, ये तुलसीदास जी ने बचपन से जो पहला शब्द बोला था वह था राम। तुलसीदास जी ने बचपन में क्या शब्द बोला था, पहला राम बोला था, और इसके बाद इन्हें राम बोला इनका नाम पड़ गया, क्योंकि इन्होंने राम को बोला था तो राम बोला नाम पड़ गया। तुलसीदास जी के माता पिता की मृत्यु के बाद इन्हें भीख मांगकर अपना पेट भरना पड़ा। इनके बीच इनका परिचय राम भक्त साधुओं से हुआ। जब ये भीख मांगते थे तो इन्हीं बीच इनका जो परिचय है राम भक्त के साधुओं से हो गया। और इन साधुओं से मिलने के पश्चात तुलसीदास जी को ज्ञान प्राप्त का मौका मिला। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास जी का बचपन कष्टों से भरा हुआ था। जब तुलसीदास जी बड़े हुए तो इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। अब देखो इनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था। और आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने गुरु नरहरि दास, तुलसीदास के गुरु कौन थे, नरहरि दास। और एक चीज बताऊं, जीवन परिचय लिखने का तरीका मैं आपको बताया हुआ हूँ, ठीक है दोस्तों, जीवन परिचय लिखने का तरीका मैं आपको बताया हूँ, तो उसको जाकर आप देख लेना। बहुत सारे लोग, मिलियंस में लोग उसको देखे हैं, तो आप भी जाकर देखो, उसी तरीके से लिखना, पूरे नंबर पेपर में मिलेंगे। तुलसीदास जी ने गुरु नरहरि दास जी से दीक्षा प्राप्त की और इन्हीं के द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चले। तुलसीदास जी श्री राम के परम भक्त थे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े भक्त थे। और तुलसीदास जी ने अपने जीवन का ज़्यादातर समय चित्रकूट, अयोध्या, काशी में व्यतीत किया। और तुलसीदास जी को आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। और तुलसीदास जी की मृत्यु क्या है, 1623 ईस्वी में हो गई थी। और इन्होंने विभिन्न रचनाएं की, जैसे रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली आदि। फिर इसके बाद ये सब देखो, इसको चाहो तो लिखो, चाहे तो मत लिखो। तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस सन 1574 ईस्वी में, ये चीज़ें आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो यार मत ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे बताया है जीवन परिचय लिखने का तरीका, वैसे लिखोगे, पूरे नंबर मिलेगा। फिर आता है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो चलो हम इसको करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, यह देखो एक श्लोक लिखते हैं, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ गमय। ठीक, यह हमने लिख दिया। अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। देखो 28 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे पहला है वीरा केन पूज्यते, तो वीरा वीरेण पूज्य, पदेन वीरम कुम दूरम याति, पत्रम दूरम याति। तो अब बस इतना हो गया, और क्या करना है, वीरा वीरे पूज्य। और उसके बाद जैसे है चंद्रशेखरा कहाँ आसीत, तो इसका भी उत्तर इसमें दे दिया गया है कि चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चा आसीत। अब उसके बाद आता है 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पहला है आतंकवाद कारण एवं निवारण, दूसरा है वृक्षारोपण, तीसरा है मेरा प्रिय कवि, चौथा है नारी सशक्तिकरण। तो हम लिखते हैं आतंकवाद कारण एवं निवारण पर निबंध। इसको भी आप लोग देख लो। और जो मैंने और एक चीज़ यहाँ आपको बता दूं कि आपके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और कहीं भी अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो ये पीयूष मौर्य
1001 जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो। आपका जो भी डाउट रहेगा, जो भी कुछ आपकी कन्फ्यूज़न रहेगी, वो मैं क्लियर करा दूंगा। देखो, जो आतंकवाद का कारण एवं निवारण है, इसको देखते हैं। पहला है आतंकवाद एक विकृत। तो आज आतंकवाद विश्व में के समक्ष एक भयानक चुनौतीपूर्ण समस्या बन गई है। आपको पता है आतंकवाद बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है और इसके संताप से आज संसार के अधिकतर देश जूझ रहे हैं और यह संपूर्ण मानवता के लिए खतरा है। जो आतंकवाद है, आपको पता है यार, सब पूरी मानवता जीवन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जो कि तकनीक सृजनात्मक ऊर्जा को जागृत करने में प्रयुक्त होनी चाहिए। जो भी तकनीक है वह सृजनात्मक, जो अच्छे कार्य हैं उसको करने में लिए होनी चाहिए, लेकिन उसे आतंकवादी विकृत करने में लगे हुए हैं और व्यापक स्तर पर नस्लवादी एवं सांप्रदायिक वर्चस्व को लेकर आतंक फैला रहे हैं। फिर इसी का सेकंड टॉपिक है आतंकवाद के कारण। आतंकवाद किस वजह से होता है? देखो, यह क्यों होता है? तो प्रारंभ में राष्ट्रों की रंग भेद, कट्टर जातियां एवं नस्लवादी दमन नीति से कट्टरवादी विषैले चरित्र का विकास हुआ, जो बाद में कहीं पर व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, मतलब इंसान अपने निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, और कहीं पर क्षेत्रीय वर्चस्व के कारण आतंकवाद रूप में पनपा। फिर उसके बाद है जाति, वर्ग, संप्रदाय, धर्म तथा नस्ल के नाम पर पृथक राष्ट्र की मांग करने से इराक, सीरिया, तुर्की, अफगानिस्तान, सूडान और अलग देशों में ज़्यादातर कहाँ पर होता है आतंकवादी चीज़ें? ये देखो, इराक, सीरिया, तुर्की, अफगानिस्तान, सूडान, एक यहाँ पर नाम लिख लो, यहाँ पर पाकिस्तान में नाम लिख लो, ठीक है, यहाँ भी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये है आगे, नामों से आतंकवाद का प्रसार हुआ और इस्लामिक कट्टरता एवं तालिबान के रूप में आज वही आतंकवाद सभी देश को त्रस्त कर रहा है। फिर तीसरा जो है टॉपिक, आतंकवादी घटनाएं एवं दुष्परिणाम। फिर वह है आतंकवाद को कुछ ऐसे राष्ट्रों से अप्रत्यक्ष सहयोग मिलता है। देखो, आतंकवाद को बहुत सारे ऐसे राष्ट्र, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनसे कि डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से सहयोग मिलता है, जिससे वह अपनी चीज़ें फैला रहे हैं। तो आप देखो, इसको यार पढ़ सकते हो, मैं इसको क्या ही पढ़ के सुनाऊँ, सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूँ, बस यहाँ तक है। तो इतना आप अपने मन से बना के लिख सकते हो, ठीक। और निबंध लिखने का तरीका मैं बनाया हुआ हूँ, तो उसकी वीडियो देख लेना। और एक चीज़ ये है, 10वां नंबर, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियों की जानकारी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए एक पत्र लिखना है। या पत्र लेखन में एक अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से समझो और उसी तरीके से लिखो, ताकि आपको पूरे नंबर मिले। तो देखो, यह जो भी मैं आपको बताया, जो आपका हिंदी का पेपर बताया, या पूरे सॉल्यूशन के साथ था, तो इसको उम्मीद है आपने देख लिया होगा अच्छे से। अगर आप और भी ऐसे सेट चाहते हो, क्योंकि यूपी में 7 सेट आता है, मैं ऑलरेडी 3 से 4 करवा दिया हूँ और 3-4 बच्चे हैं, उसको मैं करवा दूंगा। वो आपको कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में हर वीडियो मिल जाएगी, तो यह वीडियो भी देख लेना। इस वीडियो को लाइक करना और इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको बताई है, जो पीयूष मौर्य 1001, ठीक, जो इंस्टाग्राम आईडी आपको बताइए पीयूष मौर्य 1001, उसको जरूर से जाकर आप फॉलो कर लेना। या फिर अगर आपको कोई मैसेज हो या फिर कुछ भी आप करना चाहते हो, कोई बात बताना चाहते हो, तो वहां पर आके मुझसे कह सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, आपके जितने भी 10th वाले दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना, और डेली शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलती है, तो सभी लोग ज्वाइन जरूर से हो जाना। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।